नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की यह 52वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का टॉपिक पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत है। आज इसको देखेंगे। और एक बात और बता दूं कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ध्रुव धारावर्ष शासक था। तो जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव धारावर्ष, देखिए धारावर्ष जो था इसका उपनाम था। ध्रुव धारावर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। प्रश्न 2 देखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती बर्मन था, जिसने 8वीं सदी के मध्य चालुक्य शासक कीर्ति बर्मन को पराजित किया करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ और मालखंड को बनाई। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपने बाएं हाथ की अंगुली को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित किया था। अमोघवर्ष की तुलना सीवी दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से भी की जाती है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय भारत पर आया था। अलमसुदी नामक यात्री आया था। राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभ राज कहलाते थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। सबसे पहले इन्होंने ही स्वीकृति दी थी। प्रश्न 3 देखिएगा, राष्ट्रकूट वंशज थे। तो राष्ट्रकूट जो थे वंशज थे बादामी के चालुक्यों के वंशज थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजों के सक्सेस का अर्थ होता है, अंग्रेजों के सक्सेस का अर्थ वंशज होता है। इसका अन्य अर्थ क्रमानुयायी या प्रवृत्ति भी होता है। यहाँ वंशज से तात्पर्य प्रवृत्ति से है। बादामी के चालुक्यों को उपदस्थ करके राष्ट्रकूट मूलतः लातूर नामक जगह है, वहाँ के निवासी थे। अंग्रेजों में लेखों में उन्हें लट्टलू रूपधरवारिधीश्वर कहा गया है। स्कूल के लोग चालुक्यों के राज्य में जिलाधिकारी थे। और वीनी दिंदोरी तथा राघनपुर के लेखों में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने चालुक्य सेना के समुद्र को विमथित कर उनको राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था। कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में बादामी के चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा और उसके सभी पुत्र मारे गए थे, जिसके फलस्वरूप बादामी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। प्रश्न 4 देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था गोविंद तृतीय। सबसे महान और प्रतापी शासक गोविंद तृतीय ही था। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। इसने पल्लव, पांड्य और केरल और गंग शासकों के द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेनानायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक बना। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लाटूर जो है आपका यह महाराष्ट्र में है, यह बीदर जिला में पड़ता है, किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के संबंध थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। 2 कैलाश मंदिर है, एक महाबलीपुरम में है जिसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न 5 देखिएगा, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है। तो वह है एलोरा। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान गुफा मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ 6वीं सदी से 11वीं सदी तक निर्मित 34 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदुओं की तथा कुछ बौद्धों की, जैनियों की भी हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट प्रथम ने करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित, उनकी संख्या 29 है। कुल 29 गुफाएं हैं अजंता में।
जिनमें कुछ 100 फीट गहरी भी हैं तथा घोड़े की नाल के आकार में खुदी हैं। अजंता की गुफाओं में 16-17 गुफा संख्या 16-17 जो है वह गुप्तकालीन है। 16 में वर्णासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और 16 की जो गुफा है उसमें जातक कथाएं अंकित हैं। पीतलखोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से 14 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। पीजीटी परीक्षा सन 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका एलोरा में है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह भी प्रश्न है। प्रश्न 8 देखिएगा, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चोलों का वास्तविक संस्थापक जो था दक्षिण भारत में वह था परांतक प्रथम। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर झा में झिमालीकृत प्राचीन भारत का इतिहास नामक पुस्तक में उद्धृत इस तथ्य के आधार पर दिया जा सकता है। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम के समय में हुई थी, जबकि प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति के लेखक केसी श्रीवास्तव के अनुसार चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र राजराज फर्स्ट था। आदित्य प्रथम ने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया था। एलोरा की गुफाएं हैं हिंदू बौद्ध जैन तीनों गुफाएं हैं वहाँ पर एलोरा में। तीनों जो हिंदुओं की भी देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जैनों और बौद्ध तीनों की कलाकृतियाँ मिलती हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 25 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है। यह शैलीकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ कुल 34 गुफाएं शैलीकृत हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक जो है बौद्धों की है, 13 से 29 जो हैं हिंदुओं की हैं और 30 से 34 तक जो हैं जैनों की हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा अत्यधिक धन व्यय करके बनाया गया था। प्रश्न 11 देखिएगा, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? चोल वंश की स्थापना स्वतंत्र शक्ति के रूप में किसने की? आदित्य फर्स्ट ने या करिकाल ने या परांतक फर्स्ट ने या विजयालय ने? तो विजयालय ने की थी। चोल वंश का संस्थापक यही था, विजयालय। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विजयालय ने की थी। पल्लवों और पांड्यों के निरंतर संघर्ष की स्थिति में पांड्यों को निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और यह लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। गंगैकोट की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र फर्स्ट ने धारण की थी, मतलब राजेंद्र चोल ने। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। इसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया और राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में इसने संपूर्ण सिंहल द्वीप को जीत लिया, मतलब श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। इसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत मतलब गंगा घाटी पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोट की उपाधि भी धारण की थी और गंगैकोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण भी किया था। नवीन राजधानी के निकट इसने एक सिंचाई के लिए एक चोलगंगम नामक जलाशय भी बनवाया था। द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक फर्स्ट ने की थी। परांतक के समय में 12वें से 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम स्वशासन का व्यवस्था का चित्र उपलब्ध होते हैं। चोल शासक वीर राजेंद्र के काल में पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने कुंडल संगमम में चोलों को पुनः युद्ध के लिए ललकारा, किंतु असाध्य रोग के कारण इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित न हो सका। अपने अपमान और रोग से ग्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न 13 देखिएगा, चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था, राजेंद्र चोल ने। प्रश्न 14 देखिएगा, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोट थी? तो वह राजेंद्र प्रथम की थी। जीआईसी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम गंगैकोट चोलपुरम रखा? तो राजेंद्र फर्स्ट ने रखा था। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। आइए 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। गंगैकोट चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र फर्स्ट ने की थी। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गंगैकोट की उपाधि से सम्मानित किया था? गंगैकोट की उपाधि से सम्मानित था वह राजेंद्र फर्स्ट था।
इसे ही राजेंद्र चोल कहते हैं। टीजीटी परीक्षा 2019-99 में पूछा गया प्रश्न है, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो महिपाल को पराजित किया था, महिपाल प्रथम को। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसका व्याख्या देख लीजिए। राजेंद्र चोल के गंगा घाटी अभियान का विवरण तिरुवल्गांडू ताम्रपत्रों में मिलता है। इसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगैकोट की उपाधि धारण की और गंगैकोट चुलपुरम नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना की थी। गोपाल बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल हुआ, जिसने अल्पकालीन शासन के बाद अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर सन्यासी हो गया। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था? तो किसने भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल राजाओं द्वारा चीन में कुल 4 बार प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। पहला राजराज फर्स्ट द्वारा भेजा गया था, प्रथम द्वारा, जो 1150 दिनों की यात्रा के बाद 1015 ईस्वी में चीन पहुंचा। दूसरा मिशन राजेंद्र फर्स्ट द्वारा भेजा गया था, जो 1120 में पहुंचा। पुनः राजेंद्र फर्स्ट द्वारा तीसरा अभियान भेजा गया था, 1033 ईस्वी में पहुंचा। चौथा मिशन कुलोतुंग फर्स्ट द्वारा भेजा गया था 1177 में। इतना याद रखिए कि 4 बार दूत मंडल भेजा गया है, एक बार राजराज फर्स्ट के समय में और 2 बार राजेंद्र फर्स्ट के समय में और 1 बार भेजा गया है कुलोतुंग फर्स्ट के समय में। प्रश्न 20 देखिएगा, चोल शासकों में से किसने चीन में अपना व्यापारी दूत मंडल भेजा था? तो तीनों ने भेजा था, 1 बार इसने भेजा था, 2 बार इसने भेजा था और 1 बार इसने भेजा था। उपयुक्त सभी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए घटनाचक्र की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो आप लोग परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 53वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर 5500 199 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर असुविधा होती है तो आप मैसेज ही करेंगे, अगर असुविधा होती है तो। वैसे तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा, आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट कटने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी तैयारी के लिए, एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, एनी मीडियम, किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। लंका को किसने जीता था? तो लंका को जीता था सबसे पहले राजेंद्र चोल ने, इसे राजेंद्र फर्स्ट भी कहते हैं। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया। यद्यपि राजराज फर्स्ट ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो सका। राजेंद्र फर्स्ट ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। प्रश्न 22 देखिएगा, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो वह शैव मत के संरक्षक थे चोल राजा। तो टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। शैव भक्ति गीतों का संकलनकर्ता नंबियंडार नंबी को माना जाता है, जो राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल के समय में हुए। चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे। उन्होंने भगवान शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। राजराज ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी और तंजौर में राजराजेश्वर नामक शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। चोल नरेश कुलोतुंग फर्स्ट प्रथम शिव का अनन्य उपासक था। शिव के प्रति अतिशय भक्ति के कारण उसने चिदम्बरम मंदिर में रखी गोविंद विष्णु जी की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। इतना बड़ा शैव था ये कुलोतुंग फर्स्ट। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो युद्ध भूमि में राजा कौन घोषित हुआ था? तो राजेंद्र द्वितीय जो था वह युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। राजेंद्र द्वितीय। कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज प्रथम लड़ता हुआ मारा गया। कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज प्रथम लड़ता हुआ मारा गया, परंतु उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया और राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना अभिषेक कराया था। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही तो सबसे पहले आएगा मंडल आएगा, फिर मंडल के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु,
नाडु के बाद वलनाडु ऐसे आता है। तो यह जो बी है वह सही है आपका। देखिए, प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को मंडल कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम अथवा वलनाडु में होता था। देखिए, उसे कोट्टम कहिए या फिर वलनाडु कहिए। और फिर जो आजकल की कमिश्नरी के बराबर होता था, प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संख्या को नाडु कहा गया है। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक प्रकार के संघ होते थे जिसे कुर्रम कहा जाता था। इस प्रकार मंडल, कोट्टम, नाडु सही विकल्प होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से ये सब देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता है। देखिए, यहाँ पर ए कर दिया है, जबकि यहाँ पर सही उत्तर बी होना चाहिए। यह भी स्थिति है बनी होती है कि आदमी कुछ पढ़ता कुछ अच्छा है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जो गलत उत्तर होते हैं उसे सही कर देता है। प्रश्न 25 है। 25 देखिएगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। कोणार्क जो है उड़ीसा में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का मंदिर, सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोलगंगम ने बनवाया था। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं सदी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए बनाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें से 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हैं, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। प्रश्न 26 देखिएगा, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन का उल्लेख मिलता है। तो बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख मिलता है। इसमें उसने बौद्धों और कापालिकों का मजाक उड़ाया है महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन में। कॉमेडी ग्रंथ है। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया है। प्रश्न 27 देखिएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था। अपराजित के बाद नंदी वर्मन चतुर्थ और कंप वर्मा का उल्लेख मिलता है। अंतुगत्वा पल्लव राज चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की प्रभुसत्ता पल्लवों से चोलों के हाथों में आ गई। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में चीनी यात्री हेनसांग काची में कुछ समय के लिए ठहरा था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कापालिकों बौद्धों को हंसी उड़ाई गई है। पल्लव शासकों के अधिकांश लेख जो हैं विशुद्ध संस्कृत में लिखे गए हैं। जो भी अब लेख हैं पल्लव शासकों के वह संस्कृत में लिखे गए हैं। प्रश्न 28 देखिएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था अपराजित वर्मन। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 29 देखिएगा, पल्लव ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो पल्लव जो थे अपने को किस देवता की संतान घोषित करते हैं? ब्रह्मा और विष्णु जी का संतान घोषित करते हैं। मतलब ए और बी दोनों सही है। मामल्लपुरम प्रशस्ति से पल्लवों की वंशावली प्राप्त होती है। इसमें स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने को ब्रह्मा और विष्णु की संतान घोषित किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, पल्लव वंश का संस्थापक जो था बप्पा था, किंतु एक शक्तिशाली राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु वैष्णव मतानुयायी था। उसकी राज्यसभा में संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। प्रश्न 30 देखिएगा, पल्लव के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? पल्लव के शासनकाल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह कांची था। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। पल्लव के शासनकाल में कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का संस्कृत महाविद्यालय पूरे देश में प्रसिद्ध था, जहाँ अध्ययन करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। कदम्ब नरेश मयूर शर्मा ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा के कुलपति धर्मपाल ने भी यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। वह लिखता है कि यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार और जिनमें 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। मदुरई पांड्य राजवंश की राजधानी थी। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध था। तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित तंजौर चोल शासकों की राजधानी थी। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। चोल शासक राजराज ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुरम मद्रास से 40 मील दूर समुद्र तट पर स्थित है। पल्लव राजाओं के काल में यह प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह और कला का केंद्र था। प्रश्न 31 देखिएगा, निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था, चोलों से है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 32, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो गंगा अवतरण का जो दृश्य है मामल्लपुरम में चित्रित है। मामल्लपुरम में चित्रित है गंगा अवतरण का दृश्य।
टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। महामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकात्म मंदिर, जिसे रथ कहा जाता था। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महामल्लपुरम में विद्यमान हैं। महामल्ल शैली के रथ अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नकुल सहदेव रथ के अतिरिक्त अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे दुर्गा, इंद्र, शिव, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां भी उत्कीर्ण मिलती हैं। महाबलीपुरम में 7वीं सदी में अर्जुन की तपस्या की विशाल एकाश्म मूर्ति है। यह एकाश्म मूर्ति 96 फीट घेरे की है, जिसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 33 देखिएगा, पल्लव रथ मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है पल्लव रथ मंदिर? तो महाबलीपुरम में स्थित है पल्लव रथ मंदिर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 34 देखिएगा, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था महाबलीपुरम का रथ मंदिर। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 35 देखिएगा, महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण हुआ था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 36 देखिएगा, महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। टीजीटी इसमें देखिए, यह जो 7 रथ मंदिर थे उसमें सबसे छोटा जो था वह द्रौपदी रथ मंदिर था, द्रौपदी रथ मंदिर। प्रश्न 37 देखिएगा, जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी वह शासक कौन था? तो वह नरसिंह वर्मन प्रथम था। और 7 रथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही कराया था। मामल्लपुरम नगर की स्थापना पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पल्लव वंश के शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नहीं, द्वितीय ने कराया था, द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखिए, रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये दोनों बातें ये दोनों तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त किया करता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्र थी? विचित्र चित्र किसकी उपाधि? महेंद्र वर्मन प्रथम की। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सिंह विष्णु का पुत्र उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम था और पल्लव वंश के महान शासकों में से एक था, जिसने विचित्र चित्र, मत विलास जैसे गुणभर जैसी उपाधियां धारण किया था इन्होंने। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं किस शैली में निर्मित हैं? तो यह बेसर शैली में निर्मित हैं। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो बेसर शैली में निर्मित हैं। विंध्य और कृष्णा नदी के बीच में क्षेत्र में स्थित बेसर शैली प्रचलित हुई थी। क्योंकि इस क्षेत्र में चालुक्य वंश का आधिपत्य रहा, अतः इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली के तत्व बेसर शैली के तत्व नागर और द्रविड़ दोनों से लिए गए हैं। बेसर स्थापत्य में मूल नियोजन और प्रारूप द्रविड़ ही होता है, किंतु इसमें विद्यमान अलंकरण, निरूपण और नवीन प्रतीकों की संरचना नागर शैली से प्रभावित है। चालुक्य और होयसल कालीन मंदिरों की दीवारों, छतों और उनके स्तंभों और द्वारों आदि का अलंकरण बड़ा सजीव और मोहक है। चालुक्य और होयसल राज्य में ऐसे अनेक मंदिर विद्यमान हैं, जैसे कुकानर प्राचीन हैदराबाद राज्य को कहा जाता था, कालेश्वर धारवाड़ जिले में लकुडी या लोकुंडीगुंडी नामक जैन मंदिर, मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, सिद्ध रामेश्वर आदि मंदिर, यह सभी बेसर शैली में निर्मित मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक टेलीग्राम का है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन भी जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 54वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है घटना चक्र, जिसका रिवीजन मैं करा रहा हूँ। तो जाइए और वीडियो को फॉलो करिए। और एक बात और बता दूं, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पर किया था? तो किस नदी के तट पर किया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना? तो नर्मदा नदी के तट पर किया था। टीजीटी परीक्षा सन 2004 में पूछा गया प्रश्न है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली था। इसने चाचा मंगनेश और उनके समर्थकों की हत्या कर 609 से 610 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। एहुल अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसे वादामी अथवा वातापी का चालुक्य कहा जाता है। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। चालुक्य वंश का इतिहास का प्रमाणिक साक्ष्य एहोल अभिलेख से मिलता है। यह जो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख के जो रचनाकार हैं रवि कीर्ति हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं बहुत जल्दी बोलता जाता, बहुत फास्ट बोलता हूँ। भाई यूट्यूब पर सुविधा है, आप लोग बाईं तरफ जाइएगा, अपने वीडियो के दाहिनी तरफ जाइएगा ऊपर, तो वहाँ पर 3 डॉट बने होंगे। उस डॉट पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आवाज़ स्लो करने का, मतलब नहीं, हम फास्ट करने का, स्लो करने का आवाज़ मिल जाएगा। आप दोगुनी स्पीड से हमारी आवाज़ कर सकते हैं, दोगुनी स्पीड से स्लो भी कर सकते हैं। तो आपके पास सुविधा है तो फिर आप वह शिकायत हमसे क्यों कर रहे हैं? भाई यूट्यूब में सुविधा है, आप चाहें बहुत तेज़ी के साथ पढ़ना तो तेज़ भी कर सकते हैं, खूब तेज़ कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड घटा भी सकते हैं, सब आपके हाथ में है। प्रश्न 52 देखिएगा, निम्न में से किस राजवंश से महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो चालुक्य वंश की महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। यह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी की इसके साथ रक्तपुर के स्कंधा पार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पूंजी में बार यह जो आयोग है हमेशा गलत उत्तर को सही बना देता है और सही उत्तर को गलत बना देता है। प्रश्न 43 देखिएगा, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? मंडप को कहते थे। जगमोहन जो है उड़ीसा के किस भाग को कहते थे? मंडप को कहते थे। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 7वीं से 13वीं सदी के बीच बनाए गए हैं। इस काल में मंदिर निर्माण कार्य भुवनेश्वर नगर में हुआ है। यहाँ लगभग 100 मंदिरों को बनाया गया है। इनमें से लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसके मुख्य भाग हैं गर्भगृह, जिसे देउल कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा भाग जगमोहन है, जो एक प्रकार का मंडप है जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते हैं। और तोरण द्वार को गोपुरम भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर ठीक उसी प्रकार बना है जिस प्रकार लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने मंदिर निर्माण कला की 3 शैलियाँ निर्धारित की हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के भूभाग में, बेसर शैली जो है विंध्य से कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में, जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है, और कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र द्रविड़ शैली के मंदिर का क्षेत्र है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 44 देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी राजसभा को अलंकृत करते थे? तो कुमार पाल की राजसभा को अलंकृत करते थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुमार पाल के समय में जैन धर्म की महती उन्नति हुई थी। इसमें प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। बताइए, जो हेमचंद्र कुमार पाल के दरबार में रहते थे। प्रश्न 45 देखिएगा, तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? तो चोल वंश को। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चोल सम्राटों के शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से तमिल देश की महती उन्नति हुई थी। इसलिए चोल साम्राज्य को तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन, कला, धर्म, साहित्य के क्षेत्र में इस काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। देखिए, जो नटराज की मूर्ति है ये भी चोल काल की ही देन है। प्रश्न 46 देखिएगा, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित है? तो सैन्य व्यवस्था, कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन जो है चोल काल की ही देन है। चोल संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था है। चोल सम्राटों की विशिष्ट शासन व्यवस्था में प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के रूप के साथ ही स्थानीय स्वायत्तता भी थी। चोल शासक अपना राज्याभिषेक तंजौर, गंगैकोटपुरम,
चिदम्बरम, कांचीपुरम आदि स्थानों पर किया करते थे। चोल प्रशासन में एक सुव्यवस्थित अधिकारी तंत्र भी था। इस सबसे ऊपर के जो श्रेणी के अधिकारी थे उसे पुरुंदरनम और नीचे के अधिकारी को श्रीधरनम कहा जाता था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था जो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। उत्तर मेरूर से प्राप्त एक 919 से 929 ईस्वी तक के दो लेखों के आधार पर ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों का विस्तृत विवरण मिलता है। यह परांतक प्रथम का था, उत्तर मेरूर का अभिलेख। प्रश्न 47 देखिएगा, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य? तो तंजौर से प्राप्त होते हैं। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चोल काल में वास्तुकला और दक्षिण कला के साथ साथ चित्रकला का भी अत्यधिक विकास हुआ था। इस युग के कलाकारों ने मंदिरों की दीवारों पर अनेक सुंदर चित्र बनाए हैं। अधिकांश चित्र तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ये चित्र मुख्यतः पौराणिक धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न 48 देखिएगा, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? उर जो थी वह सामान्य ग्राम सभा थी। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये है उर सभा, महासभा और नगरम। उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। उर की कार्यकारी समिति को आलुंगलम कहा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, सभा या महासभा गांवों के विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। ऐसे गांवों को ब्रह्मदेव अथवा मंगलम भी कहा जाता था। गाँव की गतिविधियों को देखरेख महासभा की कार्यकारी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। वरियम सामान्यतः वरियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती थी। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। प्रश्न 49 देखिएगा, चोलों के समय उर की कार्यकारी कहलाती थी। चोलों के समय जो उर की कार्यकारी थी वह क्या कहलाती थी? तो आलुंगलम कहलाती थी। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 50 देखिएगा, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वह थी, तो वह नगरम थी। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नगरम चोलकालीन व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध के रूप में किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। प्रश्न 51 देखिएगा, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? तो चोल प्रशासन में जो उदासीन वरियम था किस विभाग से संबंधित था? तो विदेश संबंध विभाग से संबंधित था। पीजीटी परीक्षा, जीआईसी पीजीटी आदि में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल प्रशासन में उदासीन वरियम का समीकरण विदेशी संबंध विभाग से था। इसका काम विदेशियों की देखरेख करना था। हालांकि कुछ विद्वान इसे सन्यासियों की संस्था भी मानते थे। प्रश्न 52 देखिएगा, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह जो चोल शासकों का था वह बाघ था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख जो है कात्यायन ने किया है। इसका प्रतीक चिन्ह जो है बाघ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, चोलों का प्रारंभिक राजधानी मल्लूर थी, जो बाद में उरैयूर और तंजावुर भी राजधानियां बनी। उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है धनुष था। उदयन जेरूल इस वंश का प्रथम शासक था। पांड्य राज्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वह मछली था। प्रश्न 53 देखिएगा, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तक्कोलम का युद्ध चोल शासक परांतक प्रथम के पुत्र राजादित्य एवं राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राष्ट्रकूटों को विजय मिली थी और 949 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। देखिए, इस युद्ध में राजादित्य की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था राजादित्य। प्रश्न 54 देखिएगा, चोल प्रशासन में वडिकावल से तात्पर्य है। वडिकावल से क्या तात्पर्य है? चोल प्रशासन में ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। वडिकावल से क्या तात्पर्य है? ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। चोल अभिलेखों में भूमि कर के साथ साथ जनता से नियमित लिए जाने वाले अन्य प्रकार के करों का भी उल्लेख मिलता है। पडिकावल एक प्रकार का कर था जो ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाता था, ग्राम सुरक्षा के लिए। वेती मुतैयाल मुफ्त खाना या श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। परमाजड़ी उपयोगी वृक्ष पर लगाया जाने वाला कर था। इस काल में शुल्क को कड़मे कहते थे शुल्क को। प्रश्न 55 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो चोल वंश का जो राजस्व अधिकारी था वह था वरिड पपोतगक्का। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ उल्टा सीधा, कुछ उठ पटांग शब्द हैं जो उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। चोल साम्राज्य में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी वरिड पोत्तागक्का कहलाते थे, जो अपने अधिकार क्षेत्र के आय व्यय का हिसाब करते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, राजस्व विभाग की पंजिका को वरिद पोत्तागक्का कहा जाता था, जिसमें सभी प्रकार की भूमि के ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। महासभा की पेरू गरुरी उसके सदस्यों को पेरू मक्कल और समिति के सदस्यों को
वरीय पेरुमक्कल कहा जाता था। ओलय नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जबकि इसकी जांच ओलैया नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारी करता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। और ये घटना चक्र का बुक का मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, तो पूरा घटना चक्र अगर आपका टीजीटी पीजीटी है, किसी भी चाहे केबीएस, एनबीए, डीएसएसबी, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजी, सीनेट कुछ भी हो आपका, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप व्हाट्सएप आप क्या करिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को फॉलो करिए। पूरी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 55वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा। चोल काल में विट्टी से अभिप्राय क्या था? विट्टी जो था एक प्रकार का बेगारी था, बेगार के रूप में लिया जाता था। कुछ पैसा नहीं दिया जाता था, बेगार के रूप में लिया जाता था। तो यह क्या था, यहाँ पर देखिए, विट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। बेगार, चोल काल में बेगार को विट्टी कहा जाता था। यह प्रायः सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाने वाला कर था, यह कर ही था। प्रश्न 57 देखिएगा। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? किस चोल शासक ने कराई थी सबसे पहले भूमि की पैमाइश? तो राजराज फर्स्ट ने किया था। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में समस्त कृषि भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि की किस्म के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। रवि कुल माणिक्य, मुम्मुद चोल, चोल मार्तंड, शिवपाद शेखर आदि राजराज प्रथम की प्रमुख उपाधियां थी। ये सभी राजराज प्रथम की उपाधियां थीं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज फर्स्ट के काल में हुआ था। प्रश्न 58 देखिएगा। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य की भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो राजराज फर्स्ट ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। प्रश्न 59 देखिएगा। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वह क्या थी? तो स्वायत्त शासी ग्राम शासन जो है यह आपका चोल शासन काल की विशेषता थी। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय शासन, स्वशासन, स्वायत्त शासी ग्राम स्वशासन थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, उर्व सभा या महासभा। सभा या महासभा एक ही बात है। और फिर नगरम। इनमें से नगरम व्यापारियों के नगरों तक ही सीमित थी, व्यापारियों की संस्था थी नगरम। वलंजियर और मणिग्रामम व्यापारियों के संगठन थे। महासभा अपना कार्य मुख्य रूप से समितियों के माध्यम से करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान समिति को तुट्टवारियम और स्वर्ण समिति को पुण्यवारियम भी कहा जाता था। प्रश्न 60 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल राजवंश। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 61 देखिएगा। चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वह क्या थी? तो वह थी नगरम। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 62 देखिएगा। राजराज प्रथम की माँ का नाम क्या था? माता का नाम क्या था राजराज प्रथम की माँ का नाम? तो वह थी वानवन देवी। वानवन देवी इनकी माँ का नाम था। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा में पूछा गया 2018 में का प्रश्न है ये। राजराज फर्स्ट परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमूल वर्मन था। देखिए, राजराज प्रथम परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम जो था वो परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमूल वर्मन था, जो राजराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनकी माँ का नाम था वानवन महादेवी, जो परांतक की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। प्रश्न 63 देखिएगा। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने राज्य में मिलाया था? तो राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को राजराज फर्स्ट ने जीता था, जबकि राजेंद्र प्रथम ने, इसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम, इसने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने सिंघल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। सिंघल पर अधिकार करके राजराज ने वहां अपना एक प्रांत स्थापित किया था। राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलनरुवा को राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। प्रश्न 64 देखिएगा। विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजाधिराज फर्स्ट ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजाधिराज फर्स्ट ने चालुक्यों पर विजय के उपरांत इसकी राजधानी कल्याणी को लूटा और वहां अपना राज्याभिषेक कराया था
तथा वीर राजेंद्र विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। कल्याणी से यह निशानी के रूप में द्वारपालक की एक सुंदर प्रतिमा भी उठा ले गया। प्रश्न 65 देखिएगा, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? तो श्री विजय पर किसने आक्रमण किया था, किस चोल शासक ने? तो राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। श्री विजय की चीनी ग्रंथों से सनफोफसी के नाम से उल्लेखित किया गया है। श्री विजय को चीनी ग्रंथों में सनफोफसी के नाम से उल्लेखित किया गया है। यह सुमात्रा का आधुनिक पेलंगलम नामक स्थान है। श्री विजय पर आक्रमण करने वाला चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट जो था, श्री विजय के शासक को चोल अभिलेखों में काडारम का शासक भी कहा जाता है। प्रश्न 66 देखिएगा, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो राजराज फर्स्ट ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजराज प्रथम वह पहला चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? राजराज फर्स्ट ने। उत्तम चोल ने जो मुद्रा जारी की थी वह चांदी की थी, और स्वर्ण मुद्रा के अतिरिक्त राजराज फर्स्ट ने चांदी व तांबे की मुद्रा भी जारी किया था। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है? चोलों के सिक्के पर क्या उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी नहीं है। देखिए, मत्स्य, धनुष और चिता तीनों ही चोलों के सिक्के पर अंकित थे, लेकिन हाथी नहीं थे। देखिए, चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो चिता ही है, लेकिन मत्स्य और धनुष नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पांड्य राज्य को और चेर राज्य को दोनों को हरा दिया तो इन्होंने तीनों चिन्हों को उत्कीर्ण करने लगे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। हाथी चोलों के सिक्कों का उत्कीर्ण नहीं है। मछली, धनुष और चीते का चित्रांकन चोल शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। संभवतः ये तीनों आकृतियां चोल, पांड्य, केरल और राज्यों की राष्ट्रीय प्रतीक थी जिन पर अधिकार करके चोल शासकों ने इन सिक्कों का प्रवर्तन किया। पांड्य शासकों ने मछली की आकृति वाले स्वर्ण सिक्कों का प्रवर्तन किया था और चेर राज्यों ने धनुष की आकृति का प्रवर्तन किया था। फिर जब चेर और पांड्य दोनों हार गए तो फिर पल्लव, चेर इन्होंने तीनों आकृतियों का उत्कीर्ण करने लगे। प्रश्न 68 देखिएगा, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सर्वसाधारण की, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की जो सभा थी किसके अधीन होती थी? तो वह उर के अधीन होती थी, उर के अधीन होती थी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल अभिलेखों में दो प्रकार के गांवों की सभाओं का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के गांवों की सभाओं का उल्लेख मिलता है चोल अभिलेखों में, जिन्हें उर एवं सभा अथवा महासभा के नाम से भी जाना जाता है। उर सर्वसाधारण की सभा थी, जबकि महासभा ब्रह्मदेव या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। प्रश्न 69 देखिएगा, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? तो उसे तनियूर कहा जाता है। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, जिसका शासन एक वायसराय के हाथ में होता था। इस पद पर प्रायः राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। मंडलम के शासक के पास अपनी सेना अथवा न्यायालय होते थे। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो गया। बड़े बड़े शहर या गाँव की अलग अलग कुर्रम गठित किए गए थे, जिसे तनियूर कहा जाता था। तनियूर या तुकुर्रुम कहा जाता था इसे। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम में हुआ था। देखिए, मंडलम जो होते थे उससे कोट्टम या वलनाड भी विभाजित थे। फिर वलनाड जो है वह नाडु में विभाजित था। इस तरह से था। कहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया भाई? नाडु की सभा का नाटूर कहा जाता था, जिसे सभी गांव अथवा नगरों के प्रतिनिधि होते थे। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर भी लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम संघ थे, जिसे कुर्रम कहा जाता था। प्रश्न 70 देखिएगा, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम जो था, कुछ गांवों का समूह जो था वो कुर्रम कहलाता था। चोल प्रशासन में जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम समूह होते थे, जिसे कुर्रम कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम सभा थी। देखिए, क्या होता, पहले होता था मंडल, मंडल के बाद होता था वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद ग्राम। इसे प्रश्न 71 देखिएगा, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह शैव थे चोल शासक। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल शासक कट्टर शैव थे। विजयालय वंश के चोल शासकों के परम शैव होने तथा उन्हें उदार संरक्षण देने के कारण ही शैव धर्म द्रविड़ देश के अधिकांश निवासियों का व्यक्तिगत धर्म बन गया था। प्रश्न 72 देखिएगा, चोल शासक सबसे प्रबल अनुयायी की थे? तो वह शैव धर्म के अनुयायी थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 73 देखिएगा, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो नटराज की मूर्ति है वह चोल काल की देन है। यह भी कुछ प्रश्न पूछता है कि जो नटराज की मूर्ति है उसमें भगवान शिव की कितनी भुजाएं हैं? तो 4 भुजाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया था। पाषाण मूर्तियों में भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ था। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो हैं नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध चोल काल से है।
प्रश्न 74 देखिएगा, चोल प्रशासन में उडनकुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो उडनकुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था चोल काल में? तो पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उडनकुट्टम का सामान्य अर्थ होता है सदा प्रस्तुत समूह या समुच्चय। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार उदनकुट्टम अधिकारियों की किसी परिषद के सदस्य न होकर ऐसे निजी सहायक थे जो राजा या कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क का कार्य करते थे तथा संबद्ध विभाग के कर्मचारियों को राज्य की नीति बतलाते थे, जिसके अनुसार वे राज्य के विभिन्न छोटे संस्थानों में काम करते थे। प्रश्न 75 देखिएगा, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो राजराज फर्स्ट ने यह अनुमति दिया था। शैलेंद्र शासक, जो जावा का शैलेंद्र शासक था, उसे बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति किसने दिया था? राजराज फर्स्ट ने। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। राजराज प्रथम ने शैव और ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। इसने श्री विजय और कटाह के शैलेंद्र सम्राट श्री मार विजयोतुंग बर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार के निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया तथा इस विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के लिए आनय मंगलम नामक गांव दान में दिया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना जो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी वीडियो हैं सबको फॉलो करिए दोस्तों, परीक्षा होने तक फॉलो करिए। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 56वां सीरीज है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह आपका पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत चल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, इसलिए यह सीरीज प्रारंभ हो रही है। तो 56वां सीरीज है दोस्तों। चोलों के स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो इसका संबंध परांतक प्रथम से है। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी देख लेंगे दोस्तों, क्षमा करिएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख में है। प्रश्न 77 देखिएगा, उत्तर मेरु अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो परांतक प्रथम से, विकल्प बी। और यह आपको मास्टर वीडियो इसका मिल जाएगा, उत्तर मध्यकालीन दक्षिण भारत का। तो प्रश्न 78 देखिएगा, किस चोल शासक को सुंगन द्वितीय चोल कहा जाता है? मतलब करों को हटाने वाला कहा जाता है। तो कुलोतुंग प्रथम को कहा जाता है। और इसने चीन में राजदूत भी भेजा था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 79 देखिएगा, चतुर्वेदी मंगलम का क्या अभिप्राय है? तो कर मुक्त भूमि। पीजीटी परीक्षा 9 में पूछा गया प्रश्न है। अग्रहार अथवा ब्राह्मणों इन मंदिरों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। प्रश्न 80 देखिएगा, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या है? भूमि कर। चोल राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन भूमि कर था। भूमि कर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थी। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप कराई और उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया था। यह आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था। प्रश्न 81 देखिएगा, नाडु क्या था? नाडु एक प्रशासनिक विभाग है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रांतीय शासकों की सहायता के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबी श्रृंखला थी। प्रत्येक मंडल कई वलनाडुओं में विभाजित थे। इसे कोट्टम कहा जाता था। इसे वर्तमान में कमिश्नरी भी कह सकते हैं। प्रत्येक वलनाडु का विभाजन नाडु में होता था। नाडु चोल प्रशासन की मुख्य इकाई थी। नाडु की सभा जो होती थी उसे नाटूर कहते थे। नाडु में 2 प्रकार के अधिकारी रहते थे, शासक द्वारा नियुक्त एवं वंशानुगत सरदार। इनमें एक शासक द्वारा नियुक्त होते थे, एक वंशानुगत सरदार होते थे। तो यह सब बातें होती थी। प्रश्न 82 देखिएगा, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? तो पोत निर्माण में कौन संलग्न है? चोल जो थे पोत निर्माण कार्य में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। चोल राजाओं ने विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी, मतलब 1.5 लाख की सैनिक थी। चोलों के पास अश्वगज पैदल सैनिकों के साथ ही साथ अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उच्चतर उत्तर कुंजी में सी माना है, लेकिन तो यह सब गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन ये आप जानना कि पोत निर्माण में कौन संलग्न थे? तो चोल। प्रश्न 83 देखिएगा, लंका को पूर्ण रूप से जीता था? तो राजेंद्र चोल ने जीता था। 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 84 देखिएगा, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण भारत राज्य कौन सा है? तो देखेंगे इसका उत्तर देख लीजिए। तो विकल्प ए, मतलब होयसल व पांड्य जो थे यही चोल राज्य के पतन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। होयसल और पांड्य। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के उत्तराधिकारी निर्बल थे। वे अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में असफल रहे। सुदूर दक्षिण में पांड्य, केरल, सिंहल राज्यों में विद्रोह की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और वे चोलों के अधीनता से मुक्त हो गए थे। द्वार समुद्र के होयसल और इसी प्रकार के अन्य राजवंशों के उत्कर्ष के कारण चोल राज्य अब सर्वथा क्षीण हो गया था। तो यह सब बातें हैं। तो यह कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे उत्तर पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में। कुल देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 84 करीब थी। तो प्रश्न बाकी रह गए थे, इसलिए मैं यह वीडियो बनाना पड़ा 56वां सीरीज। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो टीजीटी पीजीटी घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और घटनाचक्र की सारी बुक्स को पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और फॉलो करिए। और जैसे ही एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है, यह मास्टर वीडियो में जोड़ दिया जाता है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो टॉपिक टू टॉपिक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।